नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम पॉलिटी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो अभी तो हम क्वेश्चन नंबर 152 से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी टाइम से आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि बिलोक्रा सीरीज़ को कंप्लीट कर दो। कमेंट्स और भी आ रहे हैं अलग अलग वीडियोस को लेकर, कोई जियोग्राफी की वीडियोस, कोई पॉलिटी की वीडियोस। तो धीरे धीरे ना हम सब चीज़ों को कवर करेंगे, क्योंकि एकदम से तो कुछ भी कवर नहीं किया जाएगा, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। डेफिनेटली बिलोक्रा सीरीज़, गिरिराज भी कवर की जाएगी और भी सीरीज़ जो है वो कवर की जाएगी जो हमने कंटिन्यू की है। तो क्वेश्चन नंबर 152 में बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज बोर्न इन विच ईयर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस साल हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर हम जब भी पढ़ते हैं ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस ना किताब में डिटेल में दिए गए होते हैं और हम भी इनको इग्नोर कर देते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते इन क्वेश्चंस के बारे में। तो ये क्वेश्चंस बहुत कम चांसेस होते हैं कि ठीक हो जाएं, गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1889, ऑप्शन सी सही आंसर है। 1889 में जो था वो हिमाचल, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनका जन्म हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1964 में जो था वो इनकी मृत्यु हुई थी। कब? 1964 में इनकी मृत्यु हुई। तो इनका जन्म, इनकी मृत्यु, ये तो आपने याद रख लिया। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया के ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ इनके पास जो था वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री भी थी, इनके पास साइंटिफिक एंड रिसर्च मिनिस्ट्री भी थी, इनके पास कॉमनवेल्थ रिलेशन मिनिस्ट्री भी जो था वो इनके पास ही थी। और भी जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की हम बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की कुछ कमेटीज़ थी जिनके ये चेयरमैन रह चुके, अध्यक्ष रह चुके। जैसे कि यूनियन पावर कमेटी के ये अध्यक्ष रह चुके, ये अध्यक्ष रह चुके थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के। तो इन कमेटीज़ के चेयरमैन ज़रूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी ध्यान रखना। और यहाँ से हम ये भी याद रखेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 1869 में हुआ था। 1869 में 2 अक्टूबर को जो था वो इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु जो था वो हो गई थी, ये ध्यान रखना है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1964 में हुई थी। एग्जैक्टली पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर को हुआ था। 14 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, ये भी क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से क्लियर कर ली। 153 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं द इंडियन मॉडल ऑफ ओम्बड्समैन इज। तो बोलते हैं ओम्बड्समैन का जो भारतीय मॉडल है वो किस तरह का है? तो वो लोकपाल है, ऑप्शन डी सही आंसर है। इंडियन मॉडल ऑफ ओम्बड्समैन जो है वो लोकपाल के ऊपर बेस्ड है। अगर हम लोकपाल और लोकायुक्त की बात करें तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके बारे में आप लोकपाल के बारे में ध्यान रखिए कि ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो था वो गठित किया गया था। उसने ये सुजेस्ट किया था कि 2 स्पेशल बॉडीज़ होनी चाहिए, लोकपाल और लोकायुक्त। ये जो लोकपाल है इसको कौन जो है वो अपॉइंट करता है? लोकपाल को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट किसकी कंसल्टेशन के साथ अपॉइंट करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें इंक्लूड होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा इसमें इंक्लूड होते हैं और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं यहाँ पर इंक्लूड होते हैं और अपॉइंटमेंट फिर की जाती है लोकपाल की। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लोकायुक्त की जब मैंने बात की तो लोकायुक्त भी इम्पॉर्टेंट है। लोकायुक्त स्टेट में होते हैं और हिमाचल प्रदेश के जो प्रेजेंट टाइम में लोकायुक्त हैं वो कौन है? वो हैं जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया। जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं लोकायुक्त। लोकायुक्त को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। गवर्नर जो है वो लोकायुक्त को अपॉइंट करते हैं। और आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो पहले लोकायुक्त थे हिमाचल प्रदेश के जस्टिस TVR दत्ताचार्य, उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन अगर डेफिनेटली डेली आप वीडियोस देखते हैं तो एग्जाम में कभी गलत हो ही नहीं सकते इस तरह के क्वेश्चंस आपके। 154 क्वेश्चन में बोलते हैं हु अपॉइंट्स सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा जो है इससे इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो 154 का जो है वो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी स्पीकर। स्पीकर जो है वो नियुक्ति करते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा की। स्पीकर से ही पहला क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है वो प्रोटम स्पीकर के बारे में आ रहा है, वो भी हिमाचल के जो बनाया गया है अभी। तो वो किसको बनाया गया है? वो बनाया गया है जो विधायक चंद्र कुमार हैं उनको बनाया गया है। ठीक है, चंद्र कुमार का नाम आपने ध्यान रखना है, ये प्रोटम स्पीकर बने हैं।
तो इनका ज़रूर है। ये प्रो टर्म स्पीकर जो है इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा कि जितने भी विधायक हैं उनको शपथ दिलाना, और उसके बाद एक रेगुलर स्पीकर, जैसे कि स्पीकर जो विधानसभा के होते हैं वो चुने जाएंगे, वो अलग बात है, ठीक है, वो आपने ध्यान रखना है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा को स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो चुनेंगे। और स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पीकर ने अगर रिज़ाइन देना हो तो वो किसको अपना रिज़ाइन देंगे, तो वो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को जो है अपना रिज़ाइन देंगे। ये आपने ध्यान रखना है। स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में आपने और क्या याद रखना है, आपने ध्यान रखना है यहाँ से कि जो जॉइंट सीटिंग होती है दोनों सेशंस की, दोनों सेशंस की जो जॉइंट सीटिंग होती है उसको कौन प्रिजाइड करता है, तो उसको स्पीकर ही जो है वो प्रिजाइड करते हैं। और ये कौन डिसाइड करता है कि कोई भी बिल जो है वो मनी बिल है या फिर नहीं है, ये डिसाइड किया जाता है स्पीकर के द्वारा ही। तो ये स्पीकर के पास कुछ पावर्स हैं, स्पीकर के पास जो है वो अलग अलग क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं, वो मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं हु इज़ कॉल्ड द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कस्टोडियन, संविधान का संरक्षक जो है वो किसको कहा जाता है, संविधान हमारा जो है ना इसका संरक्षक किसको कहा जाएगा, वो कहा जाएगा किसको, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को कहा जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा ना कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर किस तरह की टिप्पणियां की गई, सुप्रीम कोर्ट को लेकर किस तरह का विवाद रहा, ये सारी चीज़ें आपने देखी कि किस तरह से हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर जब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा की जाती है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट में तो ज़रूरी नहीं कि चीफ जस्टिस ही होंगे, और भी तो जजेस होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको भी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही जो है वो अपॉइंट करते हैं। यह है इनके टेन्योर की बात करें कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 65 ईयर्स तक जो है ये रहते हैं चीफ जस्टिस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, तो एक आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल नंबर 124, ये बात करता है एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात। अभी मेरे माइंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 148, ये हमने कल गलत डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन में पूछा गया है अशोका द ग्रेट डाइड इन, तो अशोक महान की मृत्यु जो था वो कब हुई थी, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। हमने कुछ और डिस्कस कर लिया था, हालांकि मैंने कमेंट बॉक्स में करेक्ट भी उसको किया है, परंतु 148 का फिर से सही आंसर देख लीजिए, 232 BC, 232 BC में जो था वो अशोक की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी, 232 BC में जो था वो मृत्यु हुई थी अशोक की। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा, तो इसको करेक्ट कर लीजिए, बाकी सब सही था। और बाकी के क्वेश्चंस भी हमने कल डिस्कस कर लिए थे, कल की वीडियो में, हिस्ट्री की वीडियो में हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 153 क्वेश्चन, यहाँ पर बोलते हैं इज द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू द एडवाइज द प्रेजिडेंट ऑन मैटर्स ऑन विच हिज एडवाइज इज शाउट। तो बोलते हैं क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उन मामलों में सलाह देने के लिए बाध्य है जिन पर उनकी सलाह मांगी गई हो। तो आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 74 ज़रूर पढ़ा होगा, याद नहीं रहते कई बार आर्टिकल, परंतु पढ़ा ज़रूर होगा। इसमें लिखा गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट। तो इसमें बात की गई है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो सलाह देंगे किसको, प्रेसिडेंट को, तो वो बाउंड होते हैं उस सलाह के लिए। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर उनसे सलाह मांगी जाए तो उन्हें सलाह देनी पड़ती है, चाहे जैसी भी कोई भी मैटर हो उसके ऊपर सलाह मांग सकते हैं। प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें ना, प्रेसिडेंट की, तो पहले पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट को चुनते कैसे हैं। प्रेसिडेंट को डायरेक्टली नहीं चुने जाते कि हम लोग गए, हमने वोट किया, प्रेसिडेंट चुन लिया, नहीं। प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट को चुनने के लिए जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो वोट करेंगे। इलेक्टेड मेंबर होंगे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, जैसे हमारी विधानसभा है। इलेक्टेड मेंबर जो होंगे दिल्ली और पुडुचेरी, जो केंद्र शासित प्रदेश आप कहते हैं, यूनियन टेरिटरी आप कहते हैं, वहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो भी वोट करेंगे। फिर प्रेसिडेंट चुनकर जो है वो आएंगे। प्रेसिडेंट तो चुन लिए, उनको शपथ कौन दिलवाएगा, उनको शपथ दिलवाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, वो उनको शपथ दिलवाएंगे। प्रेसिडेंट के पास कुछ अलग अलग पावर दी गई होती हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं, लेजिस्लेटिव पावर होती हैं, फाइनेंशियल पावर होती हैं, जुडिशियल पावर होती हैं, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी, ये सारी पावर्स होती हैं।
इमरजेंसी पावर इनकी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं क्योंकि इमरजेंसी के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम इनकी इमरजेंसी पावर की बात करें तो इमरजेंसी पावर में एक तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आज तक इंडिया में नहीं लगी है, आर्टिकल 360 के तहत जो है वो आती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी से पहले भी 2 टाइप की इमरजेंसीज होती हैं, एक तो स्टेट इमरजेंसी होती है, एक दूसरी इमरजेंसी होती है जिसको नेशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लगती है, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 के तहत लगती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत जो है वो लगती है। तो ये तीनों इमरजेंसी के आर्टिकल आप ध्यान रखें यहाँ से। तो इतना सब प्रेसिडेंट के बारे में काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए 154 क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोलते हैं 154 क्वेश्चन में, यहाँ पर बोलते हैं द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो बोलते हैं कि किसकी अनुशंसा पर केंद्र और राज्य वित्तीय वितरण किया जाता है। तो ये किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर की अनुशंसा पर, फाइनेंस मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। प्रेजेंट टाइम में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम आपको पता है, निर्मला सीतारमण उनका नाम है। नीति आयोग ऑप्शन में दिया गया है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ जाता है कि इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी। तो इसकी स्थापना अगर हम बात करें, स्थापना जो था 2015 में की गई थी, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। अगर नायब तहसीलदार का मेंस का एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है और उसकी तैयारी कर रहे हैं तो नीति आयोग के बारे में ज़रूर पढ़कर जाएं, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ से हम फाइनेंस कमीशन की बात कर लेते हैं। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत जो है वो गठित होता है, ये आपने ध्यान रखना है फाइनेंस कमीशन। और इसके चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर होते हैं। चेयरमैन अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो सरकारिया कमीशन है ये भी इम्पोर्टेंट है, मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, खासकर एलाइड एंटी की जब हम बात करते हैं शॉर्ट नोट इनके ऊपर लिखने को आ सकता है। 1983 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी सरकारिया कमीशन की, ये ध्यान रखना। तो जो क्वेश्चंस यहाँ से पॉसिबल हैं, बन सकते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डज नॉट इन्वॉल्व। तो बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अगर हम अपीलीय क्षेत्राधिकार में बात करें कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो 155 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ये डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट। तो बोलते हैं पूर्व संवैधानिक संधियों तथा समझौतों के कारण उभरे मतभेद, ये जो है वो एपिलेट जुरिस्डिक्शन के तहत नहीं आते हैं सुप्रीम कोर्ट की ऑफ इंडिया के। यहाँ पर ये जो वर्ड यूज़ किया गया है ना एपिलेट जुरिस्डिक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। एपिलेट जुरिस्डिक्शन में क्या होता है, इसमें आपको थोड़ा सा बेसिक में जाना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट जो हमारा प्रेजेंट टाइम में है उसकी स्थापना कब की गई थी, उसकी स्थापना 1950 में की गई थी। इससे पहले भी जो था वो इंडिया में जुडिशरी का रोल रहता था। आपको पता है इंडिया में जो था फेडरल कोर्ट होता था, ब्रिटिश के तहत जो कोर्ट स्थापित किए गए थे वो होते थे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया ना, सुप्रीम कोर्ट प्राइमरीली एक कोर्ट ऑफ अपील आप इसको कह सकते हैं। इसमें जो भी अपील आती थी उनको सुना जाता था। कोई भी अपील से मतलब है कि किसी अगर लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट सुनाई है, जैसे हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट सुनाई है, वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से जो है वो सुनी जा सकती है। और अगर आप हाई कोर्ट में केस हार गए हैं, जीत गए हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी फिर से जा सकते हैं अगर आपको लगता है न्याय नहीं हुआ है। तो इस तरह की एपिलेट जुरिस्डिक्शन है। अलग अलग टाइप है उसके भी। एक तो उसका अपील इन क्रिमिनल मैटर में कोई अपील कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर कोई है उसमें अपील कर सकता है, और सिविल मैटर कोई है तो उसमें अपील की जा सकती है। परंतु जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटीज और एग्रीमेंट हैं उनके ऊपर डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो एपिलेट जुरिस्डिक्शन के तहत नहीं आता है सुप्रीम कोर्ट की, ये आपने ध्यान रखना। तो एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑब्वियसली यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपका। तो ये सब यहाँ से आप ध्यान रखना, ये सब यहाँ से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं सोवरेन पार्लियामेंट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ। तो बोलते हैं संप्रभु संसद किसका योगदान है इनमें से। तो सोवरेन पार्लियामेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन है इंग्लैंड का, ऑप्शन ए सही आंसर है। इंग्लैंड का कंट्रीब्यूशन है सोवरेन पार्लियामेंट। सोवरेन वर्ड आप बहुत बार पढ़ते हैं, कईयों को पता होगा कि सोवरेन क्या है, परंतु कईयों को नहीं भी ध्यान रहता है। सोवरेन क्या है, सोवरेन का मतलब हुआ कि सोवरेन पार्लियामेंट का ऐसा पार्लियामेंट की ऐसी पार्लियामेंट जिसके ऊपर बाहर का कोई भी प्रभाव नहीं है, उसका अपना हिसाब है काम करने का, वो सोवरेन हुआ। इंडिया के कंट्रीब्यूशन में आप क्या पढ़ते हैं, क्या इंडिया एक सोवरेन कंट्री है। तो यस, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, इंडिया के प्रियम्बल में लिखा गया है साफ साफ, इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। तो सोवरेन का मतलब क्या हुआ कि इंडिया के ऊपर किसी का भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इंडिया
की डिपेंडेंसी जो है वो किसी के ऊपर भी नहीं है। मतलब ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। और एक सोवरेन कंट्री होने के नाते, सोवरेन स्टेट होने के नाते इंडिया जो है वो किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकता है और किसी भी फॉरेन टेरिटरी के लिए जो है अपना पार्ट जो है वो छोड़ भी सकता है। ये सोवरेन होने का मतलब हुआ कि इंडिया के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि कोई भी दबाव बनाएगा तो इंडिया उसकी बात मानेगा ही मानेगा। नहीं, ये मतलब नहीं है। इंडिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। सोवरेन पार्लियामेंट भी उस तरह की पार्लियामेंट हुई। अच्छा, यहाँ पर यूएसए दिया गया है, आयरलैंड दिया गया है, कनाडा दिया गया है। यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ से हमने फंडामेंटल राइट अडॉप्ट कर लिया, वहाँ से हमने प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का मेथड अडॉप्ट कर लिया, सुप्रीम कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको रिमूव करने का जो था वो जो भी रिमूवल का इनका क्राइटेरिया होता है वो हमने अडॉप्ट कर लिया। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी वो भी हमने यूएस से ले लिया। आयरलैंड से हमने क्या लिया, तो आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो था वो अडॉप्ट किए। कनाडा से हमने क्या लिया, कनाडा से हमने जो था वो एक रेजिडरी पावर ले ली जो कि सेंटर के पास होगी। और हमने ये भी वहीं जो अडॉप्ट किया है कि जो गवर्नर स्टेट में बनाए जाते हैं उनकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो की जाएगी। और आप देखते हैं कि वैसा ही होता है। तो ये सब चीज़ें हमने ऐसे ऐसे अडॉप्ट की दूसरी कंट्री से। अगला 123 क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इन कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोलते हैं कौन सी आइटम इनमें से जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन बी सही आंसर है, लेबर यूनियन। लेबर यूनियन जो है वो कंकरेंट लिस्ट के तहत आती है। आपको पता है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अलग अलग लिस्टें आती हैं। कौन कौन सी लिस्टें आती हैं उसमें एक आती है स्टेट लिस्ट, एक आती है यूनियन लिस्ट, एक आती है कंकरेंट लिस्ट। और कौन से शेड्यूल में ये बात की गई है इन लिस्टों के बारे में, इन लिस्टों के बारे में बात की गई है शेड्यूल नंबर 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हम बात करें कि जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट मैटर आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें आते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि कंकरेंट लिस्ट में एक तो आपका एजुकेशन आ जाता है। कंकरेंट लिस्ट में ही आपका ये जो लेबर यूनियन से रिलेटेड है ये आ जाता है। कंकरेंट लिस्ट में ही आपका फॉरेस्ट आ जाता है। कंकरेंट लिस्ट में ही जो है वो जो क्रिमिनल लॉ होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, सिविल प्रोसीजर होते हैं, मैरिज डाइवोर्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो कंकरेंट लिस्ट में आ जाती हैं। वो सब ध्यान रखिए। तो अब कंकरेंट लिस्ट में आपको डाउट नहीं रहेगा। आगे बोलते हैं 124 क्वेश्चन। 124 क्वेश्चन में बोलते हैं हु एडमिट अ न्यू स्टेट टू दी यूनियन ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं कि भारत संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। भारत संघ में अगर कोई भी नया राज्य जुड़ना है तो उसकी स्वीकृति पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो दी जाती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा, पार्लियामेंट। ये ध्यान रखिए, पार्लियामेंट देता है अनुमति। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 2 है, आर्टिकल नंबर 2 जो है वो इसकी बात करता है। आर्टिकल नंबर 2 क्या बात करता है, ये बात करता है कि पार्लियामेंट जो है वो एक लॉ के द्वारा जो है एडमिट कर सकती है कोई भी नया स्टेट, कोई भी यूनियन ऐसी इंडिया में जो है ये एस्टेबलाइज कर सकती है। कुछ भी टर्म एंड कंडीशन इसके लिए हो सकती हैं। उसी तरह का आर्टिकल 3 भी है। आर्टिकल 3 बात करता है, ये पार्लियामेंट को ये शक्तियाँ देता है कि नया स्टेट, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा स्टेट है उसको तोड़कर कोई नया स्टेट बनाना है, वो भी जो है वो कर सकती है पार्लियामेंट। तो ये पावर जो है वो किसके पास दी गई है, पार्लियामेंट के पास दी गई है। और ऑब्वियसली पार्लियामेंट इसका यूज़ करता है। आगे देखिए 166, आपको पता है वीडियो के लास्ट में हम हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं, तो वही क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन। 166 में बोलते हैं वन शुड नॉट बी इनडिफरेंट डैश द सफरिंग ऑफ अदर। तो बोलते हैं वन शुड नॉट बी इनडिफरेंट, 166 का ऑप्शन बी होगा, टू दी सफरिंग ऑफ अदर्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, टू यहाँ पर सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे बोलते हैं भवेश का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर 167 में हम देखें भवेश का संधि विच्छेद क्या है, तो भव प्लस ईश जो है वो संधि विच्छेद है भवेश का। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, भव प्लस ईश जो है वो इसका संधि विच्छेद है। इसको देख लीजिए, संभावना है कि आगे भी ये रिपीट हो सकता है। 168 देख लीजिए, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यथाशक्ति में बोलते हैं कौन सा समास है, इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि अब तो ऑप्शंस भी ज़्यादा नहीं देखते होंगे क्योंकि याद हो गया है, बहुत बार पूछा गया है। अव्ययीभाव समास जो है वो यथाशक्ति में आता है। 168 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे वर्ष का विशेषण पूछा गया है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। वर्ष का विशेषण वार्षिक होता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। हमने बहुत बार अपनी वीडियोज़ में पढ़ा है वर्ष का विशेषण। 170 में बोलते हैं बाजारू, बाजारू में प्रत्यय बताना है कौन सा है, बाजारू में ऊ प्रत्यय होगा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा, ऊ प्रत्यय जो है वो बाजारू में आता है। ये प्रत्यय यहाँ पर आता है।
अगर आपने टेलीग्राम पर अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आने वाली हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट हम आपको देते रहते हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आपको अपडेट्स दी जा रही हैं, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं वहाँ पर भी। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।